फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल लोहाड़िया। डॉक्टर लोहाड़िया, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर लोहाड़िया, सर्दी का मौसम आ गया और सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों की नाक बहती है। ये क्यों बहती है? जी हाँ, सबसे पहले सुनने वाले श्रोताओं को उदयपुर के नमस्कार। देखिए, अभी सीज़न दिवाली का भी गया है रिसेंटली, और इस पर्टिकुलरली वेदर चेंज पे हम लोग काफ़ी देखते हैं कि एलर्जिक डिजीज़ेज़ और जुखाम, सर्दी, खांसी, जुखाम ये सब बढ़ जाते हैं। इस समय हम लोग देखते हैं ये काफ़ी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं लोगों में, जिसकी टेंडेंसी होती है। तो देखिए, इसमें कुछ एक फैक्टर्स हैं, जैसे सीज़न चेंज होता है तो टेम्परेचर अपना अप्स एंड डाउन्स होता है, और ठंडे क्लाइमेट में ज़्यादा होती है एलर्जीज़ और ये अस्थमैटिक्स कंडीशंस। दूसरा भी, पॉल्यूशन भी थोड़ा बढ़ रहा है इन दिनों, और तीसरा जैसे फटाके वगैरह जो हुआ है उससे धुआं जो होता है वातावरण में, उससे भी एलर्जिक डिजीज़ जिनके टेंडेंसी होती है उनके बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे आमतौर पे एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसमें जुखाम होना, नाक से पानी आना, छींके आना, नाक बंद होना या खुजली होना नाक में, गले में, या आँखों से भी पानी आता है। तो ये सब एक एलर्जिक फिनोमिनन है जिनके जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है या टेंडेंसी होती है, एलर्जिक सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं वो। तो वो जैसे एलर्जन के एक्सपोजर में टच में आते हैं तो ये सिम्टम्स उनके बढ़ जाते हैं। और पर्टिकुलरली वेदर चेंज, जैसे अपन बात करें दिवाली या होली, इस टाइम पॉलिनेशन का भी टाइम होता है, पॉलेंस का भी, तो उस समय ये सिम्टम्स जिनके होते हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसको हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। और कईयों के पेरिनियल सिम्टम्स होते हैं, जैसे साल भर ही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो वो पेरिनियल एलर्जिक सिम्टम्स भी होते हैं। और पर्टिकुलरली जो वेदर चेंज पे होते हैं इसी टाइम होते हैं, वो सीजनल एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। ये जो एलर्जिक राइनाइटिस डॉक्टर लोहाड़िया बता रहे हैं, क्या ये कई लोग ऐसे हैं जिनके आप परिवार में भी, जैसे हो सकता है किसी को हर सर्दी में ठंड लगती हो, पिताजी को भी लग रही है, या परिवार में और दूसरे लोगों को भी ये शिकायत रही हो, या ये बाहर से भी होता है? ऐसा तो नहीं कि इस तरह की जो रिएक्शन है वो आपके भीतर ही है, या बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसको प्रभावित करते हैं? देखिए, दोनों होते हैं। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन तो बहुत बड़ा रोल है, इनहेरिटेड जिसको हम कहते हैं। अगर अपन बात करें कि दोनों पेरेंट्स को अगर आपके एलर्जिक सिम्टम्स है, तो हम मानते हैं कि 50% ये ट्रांसमिशन हो सकती है बच्चों में। एक पेरेंट को है तो 30% बच्चों में आ सकती है, और बची हुई 50% एनवायरमेंटल एलर्जेंस, जो बाहरी सोर्स होते हैं, उससे भी एलर्जिक डिजीज़ हो सकती है। तो इनहेरिटेड हो गई एक तो प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, और दूसरा एनवायरमेंटल एलर्जेंस। एनवायरमेंटल एलर्जेंस की अगर अपन बात करें तो जैसे धूम्रपान हो गया, पैसिव स्मोकिंग होती घर में, अगर पेरेंट्स कोई कर रहे हैं तो बच्चों में पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, उससे भी एग्रावेट हो सकती है। बाहरी वातावरण जैसे पॉल्यूशन हो गया, और घर में भी कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे हाउस डस्ट माइट्स कॉमन एलर्जी है, तो वो भी एक सोर्स है, तो इससे भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसको हम एनवायरमेंटल एलर्जेंस कहते हैं। डॉक्टर लोहाड़िया, थोड़ी सी एलर्जी की बात को और जारी रखते हैं। आपने बताया कि बाहर भी बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिस वजह से व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है, ख़ास तौर पे इन मौसम में। क्या इसमें डस्ट ही शामिल है, या बाहर जो ठंड है, एकदम से ठंड आती है, वो भी शामिल है, या जिन्हें आप कहते हैं ये पॉलिनेशन या इस तरह की चीज़ें शामिल है? कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, और क्या इसका कोई इलाज भी है, या व्यक्ति खांसता छींकता ही रहेगा? जी हाँ, इलाज तो है। देखिए, सबसे मुख्य जो एलर्जी के सोर्सेज हैं वो है पॉलन से, तो फिर ग्रासेस हैं, दूसरा ये है कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तीसरा स्मोक, चौथा पॉल्यूशन, फिर कुछ फूड एलिमेंट्स भी होते हैं जो एलर्जेंस का रूप ले लेते हैं। तो उसमें जैसे कॉमन है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अपने शेल फिश, एग्स हो गए, काउज मिल्क, ये भी कुछ एलर्जिक हैं जो हम पेशेंट्स से पूछते हैं। तो पर्टिकुलरली फूड आइटम्स, इनसे हम, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनसे हम जोड़ दे के पूछते हैं कि भाई इसको पीने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको। तो फूड एलर्जेंस भी काफ़ी हद तक प्ले करते हैं किसी किसी पेशेंट्स में। बाकी मुख्यतः तो ये पॉलेंस, ग्रास, कोल्ड एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये सब ज़्यादा कहते हैं। हाउस डस्ट माइट बहुत कॉमन बड़ा कारण है घरों में जो रहता है अपने। तो इन सब से जो एक्सटर्नल एलर्जेंस है, इनके संपर्क में आने के बाद आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इलाज के लिए बिल्कुल जी हाँ, इलाज है इसका। जैसे सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होता है जिनको, तो उनको पर्टिकुलरली इसी वेदर पे होता है। तो जब सिम्टम्स आते हैं हम उनको बोलते हैं लिवोसेट्रिजिन या एंटीहिस्टामिनिक्स जो होते हैं, सेट्रिजिन, उसके साथ मोंटेलुका सिंपल टेबलेट है वो दे सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है गोली से, तो नेज़ल स्प्रेज भी आते हैं आजकल अच्छे, इंट्रानेज़ल स्टीरॉइड्स जिनको हम कहते हैं, तो वो भी स्प्रे नाक में डाल के अपन एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये है कि एलर्जिक टेंडेंसी जिनके है वो परमानेंट एक तरह की बीमारी मान सकते हैं उसको अपन, उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्राणायाम का सलाह देते हैं मरीजों को, उसमें कपालभाति है, आपका नाक डेली करिए आप, रेगुलर लाइफ स्टाइल बेसिस में उसको आदत में बना लीजिए। फिर अनुलोम विलोम है, और मुंह में पानी भर के नहाने से भी एक प्रतिक्रिया है जिससे
अपन काफ़ी हद तक एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मुंह में पानी भर के नहाने से क्या होता है, आप थोड़े दिन आप नहाते हैं, जब मुंह में पानी रखते हैं तो वासोडायलेट हो जाता है वो एरिया, तो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है और अपने ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं एलर्जी के, तो वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक अपनी एलर्जी को, अगर साल भर इसको अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक सिम्टम्स को कंट्रोल करके रख सकते हैं। बाकी तो ठीक है, दवाइयाँ तो है ही, और बहुत ज़्यादा अगर जिसके नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम उसको एलर्जी टेस्टिंग के लिए भी एडवाइस करते हैं कि भाई आपकी बॉडी में किससे एलर्जी है, उसके अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी आती है, वो 3 से 5 साल का कोर्स होता है, उससे भी काफ़ी हद तक आपकी एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रे, इनहेलर और साथ में एंटी एलर्जेंट्स, क्या ये नहीं ले व्यक्ति तो उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं? जी हाँ, जो एक्यूट सिम्टम्स आते हैं तब तो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बिल्कुल वो आते हैं जब हमारे पास नाक बिल्कुल बह रही है, उनकी आंख से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो जाती है, तो उसको सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करेगा तो दिन भर परेशान रहेगा। जहाँ भी वो कहते हैं कि हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो भी हमको आंखों से पानी, खांसी, छींकें आना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम एक्यूट सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक बार तो आपको मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी। वो कंट्रोल हो जाता है तब हम उसको टेपर डाउन कर देते हैं, जैसे इनहेल स्टीरॉइड्स है, अगर नेजल स्टीरॉइड्स शुरू में 2 बार है, फिर कंट्रोल हो जाता है तो 1 बार, फिर ऑल्टरनेट डे, ऐसे करके अपन धीरे धीरे टेपर डाउन कर सकते हैं। बट वो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, पेरिनियल सिम्टम्स हैं तो उसको लॉन्ग टर्म फिर मेडिकेशन देनी पड़ती है। तो उसमें पर सीजनल हो या पेरिनियल हो, आप प्राणायाम डेली, इनसे आप काफ़ी हद तक एलर्जीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है इन चीज़ों से। गुलवाड़िया, थोड़ी सी बात छींकों की करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते हैं और उनके बाद उनकी छींकें शुरू हो जाती है, 2, 4, 5, 10, 15, फिर उसके बाद पानी आता है। कुछ लोगों को हो सकता है किसी खुशबू का कोई झोंका आया या ठंडी हवा का झोंका आया, जो 2 व्हीलर चलाते हैं ख़ास तौर पे, बैठे वो स्टार्ट किया और छींकें शुरू। ये छींकें यकायक क्यों आती हैं, किस चीज़ का प्रतीक है, और क्या इनका कोई गंभीर रोगों से रिश्ता है? देखिए, 1 या 2 या 3 छींकें तो ठीक है, नॉर्मल फिनोमिना है, पर आपको कंटिन्यूस आ रही है, जैसे वो मरीज कह रहा है सर 8, 10, 15 छींकें एक साथ आती है, फिर नाक बहना शुरू हो जाता है, तो ये तो एलर्जिक सिम्टम्स हो गए। अब नॉन एलर्जिक की हम बात करें तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा छींकें आए तो किसी तरह की एलर्जी आपको हो सकती है वो, पर उसका हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि हर साल हो रही है या फर्स्ट टाइम है आपको लाइफ में, क्योंकि कई बार एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। नॉन एलर्जिक हम राइनाइटिस की बात करें तो उसमें एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हुआ, 5 से 7 दिन का उसमें रहता है पीरियड, तो उसमें भी खांसी, जुकाम, छींकें हो जाती है। पर उसमें हम पास्ट हिस्ट्री अगर पूछते हैं मरीज से कि भाई आपको ऐसा हर साल होता है या मौसम बदलने पर होता है या पेरेंटल कोई हिस्ट्री है, तो वो मना कर देते हैं। तो उसको हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में रखते हैं कि भाई एक्यूट कोई ऑनसेट वायरल इन्फेक्शन हुआ है छोटा मोटा, उससे आपको एलर्जिक सिम्टम्स जो उससे मेल खाते हैं वैसा हुआ है, बट वो ऐसा नहीं है कि एलर्जिक हिस्ट्री है उसको, क्योंकि पास्ट में कभी नहीं हुआ, उसको फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हम उसको शॉर्ट कोर्स ऑफ जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस है वो देते हैं और उससे वो ठीक भी हो जाते हैं 5, 7, 10 दिन लेने पर ही, सिंपल दवाइयाँ। बट हाँ, एलर्जिक टेंडेंसी है तो फिर उनको वो हमको पूरा वर्कअप करना पड़ता है कि भाई पास्ट हिस्ट्री है, पेरेंटल हिस्ट्री है, तो उसको उस हिसाब से हैंडल करना पड़ता है और ट्रीट करना पड़ता है। बाकी एक्यूट हिस्ट्री में 5-7 दिन का कोर्स लेने पर ठीक हो जाते हैं मरीज। थोड़ी सी इसी के साथ नाक की बात करते हैं। कुछ लोगों को ख़ास तौर पर नाक बंद होने की शिकायत रहती है और सोने के लिए जैसे ही वे जाते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि सोते वक्त शायद ये ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो कुछ लोग उसमें स्प्रे या कुछ नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से कहते हैं कि हमें उसके बाद आदत हो जाती है, अगर हम नेज़ल ड्रॉप उसके बाद नहीं डालेंगे तो फिर ये कभी नाक खुलता ही नहीं। ये लोगों को नाक से सांस संबंधी दिक्कतें किन किन कारणों से आती है, इनका क्या इलाज है? देखिए, कुछ नाक संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे पॉलिप्स हो जाते हैं कईयों के, एलर्जिक पॉलिप्स, गिठाने कहते हैं हम नाक में, और किसी के साइनस में ब्लॉकेज हो जाता है, साइनोसाइटिस कहते हैं उसको, या फिर किसी के नेजल सेप्टम जो नाक की हड्डी वो टेढ़ी होती है, तो जिस साइड की टेढ़ी होती है उधर से ड्रेनेज नहीं हो पाता प्रॉपर्ली और वो अंदर साइनस बढ़ता जाता है, तो वो नाक उसका ब्लॉक होने लग जाता है। तो पेशेंट का कई बार कहता है कि सर एक ही नाक ब्लॉक हो रहा है हमारा, तो पर्टिकुलरली उसी टाइम उसी जगह पे साइड पे राइट या लेफ्ट साइनोसाइटिस हो सकता है उसको। और कई लोग कहते हैं कि सर कभी एक बंद होता है कभी दूसरा, तो ये एलर्जिक में होता है, पॉलिप्स हो जाते हैं, गिठाने हो जाती है, तो उसमें जनरली स्प्रे बेस्ट रहती है। दवाइयाँ लंबे टाइम तक नहीं, पर शॉर्ट कोर्स दे सकते हैं, पर उसको थोड़े टाइम पर धीरे धीरे टेपर करना होता है। साइड इफ़ेक्ट्स देखिए गोलियों से अगर अपन कंपेयर करें तो कम होते हैं, इनहेल स्टीरॉइड्स या फिर हम जो अस्थमा पे भी बात करेंगे अभी उसमें इनहेलर्स पे, तो साइड इफ़ेक्ट्स इनहेल्ड नेज़ल स्टीरॉइड्स होते हैं उसके कम होते हैं। तो अपन उसको एक चिकित्सक की राय लेके शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं तो उसको कम किया जा सकता है। अब बहुत ज़्यादा आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी या ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है या फिर पॉलिप्स बहुत सारे हो गए हैं, एलर्जिक पॉलिप्स, तो फिर अपन को नाक कान गले डॉक्टर के विशेषज्ञ की राय पर एक बार मिलना चाहिए कि भाई सर्जरी करानी है या फिर इसमें दवाइयाँ से ही ट्रीट हो जाएंगे। तो वो एक बार ENT डॉक्टर देख ले, अंदर से साइनस चेकअप कर ले कि भाई नहीं दवाइयों से या स्प्रे से ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है, और वो कहे नहीं इतने ज़्यादा हो गया, नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है, उसको सीधा करना ही पड़ेगा, तो सेप्टोप्लास्टी या कुछ ऑपरेशंस होते हैं सिंपल आजकल साइनस के, वो करवा सकते हैं अपन।
स्टेरॉइड्स के नाम से लोगों के मन में एक घबराहट सी पैदा होती है। एक घबराहट तो ये है कि स्टेरॉइड किसी तरह का इलाज नहीं है, ये आपका एक त्वरित एक तरह से उस तरह का जो इस वक्त सिम्टम है उसको ये दबा देगा, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा ये कि स्टेरॉइड एक बार लेना शुरू किया तो एक तरह की आदत हो जाएगी। स्टेरॉइड्स को लेकर ये वहम कितने सच्चे हैं? देखिए, इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स की डोजेज माइक्रोग्राम में होती है। अगर आप खाने की जो स्टेरॉइड लेते हैं वो मिलीग्राम में होती है, तो 1000 गुना कम डोज में अपन डायरेक्ट जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल रहे हैं। एक तो स्टेरॉइड्स तो टारगेट थेरेपी होती है कि भाई यहाँ अपने को ज़रूरत है तो यहीं जा रही है। ओरल या सिस्टमिक स्टेरॉइड्स हाँ साइड इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, पूरी बॉडी पे असर डाल सकते हैं। पर इनहेल्ड नेज़ल स्टेरॉइड जो है, देखिए आप नेज़ल इन्फ्लेमेशन, एलर्जी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर म्यूकोसल थिकनिंग हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस नहीं देंगे तो वो रहेगी आपको दिक्कत, आपके ब्लॉकेज रहेगा, खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अपन कम नहीं कर रहे हैं। अपन जो आप जो कह रहे हैं रात में नाक की बूंद आती है, जो 2-3 स्प्रे आते हैं उससे नाक खुल तो जाता है, रैपिड रिलीफ, पर वो बार बार बंद होता रहता है। तो जब तक वो इन्फ्लेमेशन कम नहीं करेंगे वो अपने को उसका आगे का रास्ता नहीं मिलेगा कि भाई आज डाला खुल गई नाक, कल फिर बंद हो गई। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जो इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स होते हैं वो धीरे धीरे आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे, तो आपकी जो साइनस की म्यूकोसल थिकनिंग है वो कम हो जाएगी, तो अपने आप आपके साइनस ओपन हो जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे तकलीफ से राहत मिलती जाएगी। तो इंट्रानेजल स्टेरॉइड सेफ़ है, माइक्रोग्राम में डोजेस होती है उसकी, सेफ़ थेरापी है। धीरे धीरे आप चिकित्सक की राय पे उसको धीरे धीरे कम करते जाइए, पर मूल दवाई अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है एंटी हिस्टामिनिक दवाइयों से तो इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स कारगर साबित हो सकती है इसमें। थोड़ी सी बात मिट्टी की करते हैं। धूल मिट्टी से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, और दिवाली का मौसम आता है तो वो हर ढंग से गांव हो या शहरों में महिलाएं सफाइयां करनी शुरू करती हैं, और कितनी वो मुंह पे अपनी चुन्नी बांध लें, उसके बाद उनको छींके, आँख से पानी बहना, ये चीज़ें सामान्य होती हैं। इसके साथ साथ गांव में भी चूँकि फसल की कटाई होती है और गांव में धूल मिट्टी एक सामान्य सी बात है, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग इन दिनों परेशान रहते हैं। ये धूल मिट्टी और ख़ास तौर पर पुरानी मिट्टी, चूँकि सफाई करनी है और गृहिणियाँ उससे परेशान होती हैं, ये क्या करें और इनसे कैसे बचें? देखिए, जिनको डस्ट एलर्जी है तो वो एक्सपोजर के होते ही उसको सिम्टम्स तो आते ही हैं। अब दिवाली और इस टाइम ऐसा सीज़न है कि भाई घर की सफाइयाँ भी करनी होती है और गृहिणियों को ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं घरों में, तो उस समय मैं एक तो ये राय दूंगा कि आप जब भी कर रहे हैं तो कपड़ा तो रखिए मुंह पे, कोई भी मास्क लगा लीजिए उस टाइम पर्टिकुलर, तो डायरेक्ट एक्सपोजर इतना नहीं जाएगा जितना एलर्जेंस। आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, एक्यूट सिम्टम्स आ जाते हैं एकदम से, कई बार अस्थमा का अटैक्स भी एक्सजर्बेट हो जाता है। तो एक तो डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें कि मास्क पहन लें, और दूसरा जब आपको पता है कि हर साल मुझे इस टाइम एलर्जी हो रही है तो थोड़ा प्रिकॉशनरी मेडिकेशंस होती है अपने एंटी हिस्टामिनिक, सेफ़ है, तो आप पर्टिकुलरली दिवाली वेदर है या होली का टाइम है तो उस टाइम 5-7-10 दिन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको पता है, वैसे अब 3-4 साल आ गए तो उनको पता है कि क्या दवाइयाँ हमको इमरजेंसी के लिए रखनी है, तो वो नहीं भी आते हैं फॉलोअप में तो वो ठीक रहते हैं कि भाई ठीक है ये दवाई अपन ले लेते हैं इस टाइम। और हम भी उनको ये राय देते हैं कि भाई ज़्यादा सिम्टम्स हो तो एक बार तुरंत चिकित्सक से मिले, नहीं तो SOS मेडिकेशंस कुछ होती है वो आप शॉर्ट कोर्स के लिए 5 से 7-10 दिन पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड में ले लीजिए जब आपको ये काम करना है, या फिर पता है कि मेरे को इस टाइम होना ही होना है ये सिम्टम। तो एंटी हिस्टामिनिक है या फिर नेज़ल स्प्रे जो मैं कह रहा हूँ आपको, वो रख सकते हैं अपन घर पे कि भाई इस टाइम जब हो एक बार ले लें, चालू कर लें, फिर सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएं या फिर तो उसको धीरे धीरे कम करते जाएं, और नहीं हो तो फिर चिकित्सक से मिलना ही है उसमें। आप इस वक्त रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं डॉक्टर अतुल लोहाड़िया, आप श्वास रोग विशेषज्ञ। थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर लोहाड़िया एलर्जी के बाद अब अस्थमा की। अस्थमा के हमारे यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ होते हैं और उनको सर्दी में थोड़ी सी दिक्कतें शायद बढ़ जाती हैं, तो बताएं कि अस्थमा के रोगी ख़ास तौर पर क्या कुछ प्रिकॉशंस रखें, कैसे बचें, और सर्दी में होने वाली दिक्कतों से उनका बचाव कैसे हो? देखिए, अस्थमा का प्रेवलेंस ग्लोबली अगर हम बात करें तो 5 से 10% है। 300 मिलियन लोगों को अस्थमा ग्रसित है, जो रिसेंट आंकड़े बता रहे हैं। और भारत में अगर अपन बात करें तो 3% है, 30 मिलियन आबादी को अस्थमा है। बच्चों में ज़्यादा होता है 6% के करीब, और बड़ों में 2 से 3% तो अस्थमा। तो अस्थमा में वही एलर्जिक टेंडेंसी है, एलर्जिक राइनाइटिस आगे जाके अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है, और अस्थमा वालों में एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। मतलब जनरली अस्थमा वालों में एलर्जिक राइनाइटिस बहुत दोनों कॉमन पाया जाता है, दोस्त हैं आपस में। हाँ, तो अस्थमा वालों में एलर्जिक राइनाइटिस काफ़ी ज़्यादा होती है, 40 to 90% मान लें, और एलर्जिक राइनाइटिस अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है 10 से 30% लोगों में। तो उसमें भी वही लक्षण, जैसे मौसम बदलता है या फिर सीजनल है या फिर पेरिनियल हो सकता है, साल भर रह सकते हैं। तो उसमें जब अस्थमा एक्सजर्बेट होता है या अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं तो मरीज को वही खांसी होती है, सीने में जकड़न, भारीपन, सांस लेने में समस्या, सीने से आवाज़ें आ सकती है जिसको हम सीटी कहते हैं, वीजिंग, विस्लिंग साउंड्स। तो ये सब आ रहा है तो आपको अस्थमा का सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए। जो पुराने मरीज हैं उनको पता पड़ जाता है कि हमको यार लक्षण आ रहे हैं तो अस्थमा बढ़ रहा है।
तो हम लोग जनरली जब अगर एलर्जिक राइनाइटिस तक है तो ठीक है, पर अस्थमा कन्वर्ट हो गया तो उनको हम कहते हैं कि मेडिकेशन रेगुलर रखिए, बंद मत कीजिए, क्योंकि अस्थमा का मरीज़ क्या होता है, दवाई लेता है फिर छोड़ देता है, फिर वापस अटैक आता है तो लेता है। तो उससे क्या होता है, रीमॉडलिंग होती है टर्म कि लंग्स में परमानेंट चेंजेस होते हैं। सांस की नलियाँ क्या होती है, अस्थमा में सूजन आती है और सिकुड़ने लग जाती है, तो इनहेलर लेते हैं अपन, ठीक हो जाता है, फिर बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे परमानेंट रीमॉडलिंग हो जाती है, परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। तो एक स्टेज आती है जब वो इतना खुल नहीं पाते सांस की नलियाँ जो इनहेलेशन से खुलती है, यानी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, रेगुलर लीजिए और धीरे धीरे आप उसकी डोज को कम कर सकते हैं। जैसे सीज़न जब चेंज होता है या फिर कंट्रोल सीज़न है, गर्मियों में जनरली कम हो जाता है अस्थमा, तो उस समय आप मिनिमम डोज पे चलते रहिए, ताकि क्या होगा इससे कि जैसे ही सीज़न चेंज होएगा तो अटैक वो नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी दवाई पे हो, आप तो उतना नहीं आएगा। एक तो बिल्कुल अपन दवाई बंद कर रहे हो और अगस्त सितंबर आती है एकदम से अटैक आ जाए और फिर अपन हॉस्पिटल भागें, ज़्यादा डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ती है उस टाइम। तो एक ये है कि मिनिमम डोज लेते रहिए, तो उतना वेरिएशन नहीं आएगा। जब सीज़न चेंज भी होता है तो आप कंट्रोल में रहोगे कि ठीक है थोड़ा सा आ रहा है, कंट्रोलेबल है, उसकी डोज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अस्थमा के मरीजों को एक तो दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट बीमारी है। देखिए क्योरेबल नहीं है पर कंट्रोलेबल है, और काफ़ी एक आध दवाई से कंट्रोल इतनी अच्छी हो जाती है कि अस्थमा आप दवाइयाँ मिनिमम लेते रहेंगे तो कंट्रोल रहेंगे, और उससे आगे के लिए लंग्स में जो प्रॉब्लम बढ़ सकती है वो भी कम हो जाएगी उससे। डॉक्टर लोहाड़िया, चूँकि दोनों भाई हैं एक तरह से, एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा, किसी व्यक्ति को ये कैसे पता चले कि उसे अस्थमा है या उसे एलर्जी है? देखिए वही मैंने आपको बताया कि पास्ट हिस्ट्री, एक्यूट कोई ऑनसेट हुआ है, कोई भी सिम्टम आया, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी सिम्टम्स सांस की, खांसी, तकलीफ, ये सब आ सकते हैं। पर पेशेंट पर्टिकुलरली हिस्ट्री दे रहा है कि सर हर साल हो रहा है मेरे को, वेदर चेंज पे हो रहा है, या पेरेंटल हिस्ट्री है, वो बहुत स्ट्रांग होती है इसमें कि भाई पेरेंट्स को, मैटरनल फैमिली, या इवन आपके पेरेंट्स को नहीं या ग्रैंड पेरेंट्स को आ गई हो, वो भी एक कई बार मिस कर जाती है, जनरेशन गैप होता है इसमें। तो मैटरनल या पैटर्नल फैमिली में किसी को अस्थमा तो नहीं है, तो वो अगर हिस्ट्री मिल जाती है तो हमको क्लू मिल जाता है कि यार ये सिम्टम्स अस्थमेटिक हो सकते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से वर्कअप करते हैं। और एक्यूट ऑनसेट है कि सर 5 दिन से ही मेरे तो लक्षण आए हैं अभी, खांसी वांसी, तो एक्यूट वायरल इन्फेक्शन भी कई बार, ब्रोंकिलाइटिस या सिंपल कोई इन्फेक्शन हो जाता है वायरल, उसमें भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं अपने को। तो वो पास्ट हिस्ट्री नहीं है तो उसको अस्थमा लेबल नहीं कर सकते अपन। कई बार सिंपल ब्रोंकल हाइपर रिएक्टिविटी होती है कि सांस की नली में टेम्पररी सूजन आई है, सिकुड़न आई है और उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देता है ईयरली। अस्थमा का पेशेंट टिपिकली आके कहता है कि सर 10-12 साल से या 5-7 साल से मुझे लक्षण चल रहे हैं, तो वो आपकी क्रोनिक बीमारी होगी और अस्थमेटिक की तरफ जा रहा है केस। तो उस हिसाब से फिर वर्कअप करके हम जो टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं कि भाई अस्थमा डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तो उससे फिर लेवल आ जाता है कि है या नहीं है, सिकुड़न कितना है, कंजेशन अंदर, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता है तो वो कंट्रोल हो जाते हैं सिम्टम्स। डॉक्टर लोहाड़िया, किसी व्यक्ति को बचपन में अगर निमोनिया वगैरह हो गया हो तो क्या उसे बाद में लंग्स की दिक्कतें होंगी, ये तय है? देखिए किस सीवेरिटी का निमोनिया हुआ है, कि लंग्स में अगर परमानेंट, कई बार हम कहते हैं रेजिडुअल लीजन्स, अगर वो इतना ज़्यादा घातक निमोनिया था कि उस समय से निकला है, तो कई बार रेजिडुअल चेंजेस रह जाते हैं लंग्स में, वीकनेस वगैरह, तो आगे जाके वो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। बट उसमें आपका एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, पोस्ट टीबी अगर वो कंट्रोल रखते हैं अपने और व्यायाम करते हैं, धूम्रपान से बचते हैं इनके सेवन से, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ कम होती है। बाकी पोस्ट टीबी है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, सीओपीडी, तो आगे जाके सांस की नली कमज़ोर पड़ सकती है और उनको सिम्टम्स वगैरह आ सकते हैं इसमें। तो अगर आपको बचपन में हुआ है तो आप अवॉइड करें, एक तो ये स्मोकिंग वगैरह है, टोबैको कंजप्शन, और एलर्जन के सोर्स हैं धूल, धुआं, मिट्टी, अगर पासिव स्मोकिंग भी है तो उसको भी अवॉइड रखिए। तो आपके अगर लंग्स ऑलरेडी वीक हैं तो अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो सिम्टम्स इतने आएंगे नहीं आपको, और आते हैं तो फिर चेकअप कराइए कि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, सांस की नली में सिकुड़न है या नहीं है, या फिर कोई पुराना इन्फेक्शन ही रिकर हुआ है, तो वो अपन देख सकते हैं। पर बचपन में कई बार लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं बच्चों को लेकर कि बार बार निमोनिया बिगड़ता है, जबकि असलियत में वो अस्थमा उनका बिगड़ता होता है। तो वो पेरेंट्स को रहता है कि ठीक है एक बार इलाज लिया फिर छोड़ देते हैं वो बचपन में, तो वो अस्थमेटिक बार बार होता है, वो जाता है चेकअप कराने, फिर एक बार एक्यूट हिस्ट्री होती है, वो एंटीबायोटिक लेता है, वो बार बार ठीक होता रहता है, तो उसको कई बार बचपन में निमोनिया का टर्म दे दिया जाता है, जबकि वो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी या अस्थमेटिक बच्चा है वो। तो वो दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से, कि निमोनिया तो ठीक है एक बार हुआ ठीक हो जाता है, बार बार अगर हो रहा है तो वो आप चेकअप कराइए कि यार अस्थमा या कुछ और कोई बीमारी तो नहीं है इसको। बार बार निमोनिया अगर अपन टर्म दे रहे हैं तो उसको एयरवेज में सिकुड़न तो नहीं हो रही, बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, तो उसका एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं बच्चा या जो भी बड़े हैं कोई अस्थमेटिक तो नहीं है। भारत में निमोनिया बहुत घातक है, और ख़ासतौर पर बच्चों के मामले में, और बच्चों के मामले में भी वहाँ जहाँ चिकित्सीय सुविधाएं गाँव में या कम होती हैं। और आपने एक और बात बताई कि ये दूसरी चीज़ भी हो सकती है, बताएं कि ये
निमोनिया हो या ना हो, और हो तो क्या है, कैसे व्यक्ति कैसे पता करे, और बच्चों के मामले में क्या कुछ सावधानी रखें? देखिए, सिंपल ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी अस्थमा की हिस्ट्री में पेशेंट टिपिकली एक तो सीजनल हिस्ट्री देता है और एक रात में खांसी ज़्यादा होती है जब ठंडा वेदर हो जाता है, क्लाइमेट ठंडा हो जाता है रात के टाइम में। तो पेशेंट कहता है कि सर रात में, या बच्चा, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा सर रात भर खांसता रहता है या वीजिंग साउंड्स आती है, विस्लिंग साउंड्स, ड्राई कफ या कफ थोड़ा प्रोडक्शन रहता है उसको। तो ये एक ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी अस्थमा के फेवर में जाता है कि भाई दिन में कम हो जाती है जब थोड़ा टेम्परेचर सेटल डाउन होता है, रात के शाम होते होते बच्चे को सांस में से आवाज़ें आती है, खांसी आती है, या फिर खेल रहा है अपने साथ के बच्चों के साथ तो थोड़ी देर खेलते खेलते थक जाता है, बैठ जाता है। तो ये बार बार अगर हो रहा है तो ये अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। अब अगर निमोनिया की बात करें तो शॉर्ट हिस्ट्री एक्यूट ऑनसेट होता है कि सर 5 या 6 या 7 दिन से हमारे बच्चे को या बड़े को, जिसको भी है, सर बुखार आ रहा है, खांसी में बलगम आ रहा है जो या तो पीला कलर का या ग्रीन कलर का, जिसको हम इन्फेक्शियस बलगम कहते हैं। वाइट कलर का या सूखी खांसी नॉन इन्फेक्शियस होता है वो। तो वो एक हिस्ट्री है कि भाई फीवर आ रहा है 5-7 दिन से, सर वीकनेस हो रही है बॉडी में, कफ येलो ग्रीन कलर का कंटिन्यू आ रहा है, दिन भर ही खांसता रहता है, तो वो एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी की तरफ जा रहा है अपना केस। तो वो उस हिसाब से वर्कअप करना पड़ता है। हम कुछ काउंट्स वगैरह कराते हैं, एक्सरे तो कराना ही होता है कोई भी रेस्पिरेटरी बीमारी हो तो उसमें ये रूल आउट करना होता है कि निमोनिया तो नहीं हो रहा, या फिर कोई इन्फेक्शन, जैसे लंबी खांसी 2 या 3 सप्ताह की हो तो ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन अपने यहाँ पे इंडिया में खासकर रूल आउट करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सांस चल रहा है 10-12 दिन से और निमोनिया निकल रहा है और अपन नेबुलाइजर ले रहे हैं या भाप ले रहे हैं, तो उससे कई बार निमोनिया बढ़ सकता है कीनेल स्टीरॉइड से। तो एक बार रूल आउट करा लीजिए कि भाई आपका केस निमोनिया है या ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, वो रूल आउट हो जाता है। फिर अस्थमा का अगर प्योरली है तो उसकी तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, 1 या 2 दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को। डॉक्टर वाडिया, थोड़ी सी खांसी की बात करते हैं। खांसी बहुत सारे लोग आपको इन दिनों करते हुए सुनाई देंगे, या यूँ कहें कि हर दूसरे घर में 1-2 लोग तो आपको खांसते मिलेंगे ही। एक तो बताएं कि ये खांसी इतनी व्यापक क्यों है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, और दूसरी बात ये भी कि बहुत सारे लोग रात में, इस पहले भी जिक्र आ रहा था, रात में कई बार खांसते हुए मिलते हैं, और 15 दिन का एक जो टाइम पीरियड आप चिकित्सक बताते हैं कि उसके ज़्यादा अगर ये हो तो गंभीर हो सकती है, लेकिन बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि 15 दिन छोड़िए, महीने भर से भी आदमी खांस रहा है। और कुछ लोग आजकल एंटीबायोटिक के भी कोर्सेज लेते हैं, उसके बाद भी उनकी खांसी जाती नहीं है। बताएं कि खांसी ये किस किस प्रकार की है, क्यों लंबे समय तक कई लोगों की खांसी नहीं जाती है? देखिए, वही एटियोलॉजिकल है कि भाई बीमारी का कारण क्या है। भाई आप जैसे कह रहे हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रिपीटेड एंटीबायोटिक कोर्स लेते हुए, चेकअप नहीं कराया कि क्या बीमारी है, जाते हैं एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और वो भी इनएडिक्वेट कोर्स कि भाई 3 बार लेनी है गोली 2 बार। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम चल रहा है अपने इंडिया में, दिल्ली में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, आए भी थे, अभी रिपोर्ट आप ले तो रहे हैं लेकिन वो आप पर कार्य नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक एक तो लेनी है नहीं लेनी वही नहीं पता, कि बस सिंपल खांसी है एंटीबायोटिक ले ली। अब आप मानेंगे नहीं, एलर्जिक अस्थमेटिक खांसी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, अनलेस कि कोई इन्फेक्टिव एलिमेंट हो। आप लेते रहिए, ठीक नहीं होंगे उससे, उसमें एंटी एलर्जिक कुछ एक अलग दवाइयाँ, इनहेलेशन थेरेपी है, उसी से आपकी खांसी जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, एयरवे में कफ रिसेप्टर्स होते हैं अपने नॉर्मली, जो नॉर्मल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब अस्थमा या एयरवे रीमॉडलिंग या ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी होती है तो सांस की नली में सूजन आके सिकुड़ते हैं, तो वो जब कंजेशन होता है तो कफ रिसेप्टर दबने लग जाते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है, रात में क्लाइमेट ठंडा होता है, रात में ज़्यादा सूजन आके सिकुड़न ज़्यादा होती है, तो उस समय कफ रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, तो वो खांसता रहता है मरीज रात में। फिर इतना खांसता है कि आवाज़ें शुरू हो जाती है, वीजिंग विस्लिंग साउंड, सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय आपको, अगर आप रिपीटेड एंटीबायोटिक कोर्स लेंगे, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डैमेज ही कर रहे हैं अपने एयरवेज को अननेसेसरी। तो एंटीबायोटिक तो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन है, निमोनिया है, या कोई वायरल फीवर या छोटा मोटा है। इवन वायरल फीवर्स में भी हम लोग कई बार एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि 5 दिन में 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, सिम्टोमेटिक दवाई देनी होती है। हाँ, अगर ब्लड में इन्फेक्शन काउंट्स कराते हैं वो बढ़ा हुआ है, या फिर कोई पुरुलेंट एलिमेंट जैसे कफ में बलगम ज़्यादा ही आ रहा है या कलर ग्रीन येलो हो रहा है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें आप टेस्ट करा के एंटीबायोटिक के प्रॉपर डोज लीजिए अगर लेनी भी है तो, क्योंकि ऐसे इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है वो इनएडिक्वेट यूज़ के कारण आजकल काम नहीं कर रही मरीजों में, फिर हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है, तो कॉस्ट एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं उसमें। तो आप अगर एंटीबायोटिक का कोर्स लेना ही चाहते हैं तो एक बार आप दिखाइए चिकित्सक को कि क्या खांसी का कारण क्या है, क्योंकि खांसी के कारण बहुत सारे हैं। ड्राई खांसी का अलग कारण है, सूखी खांसी जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्टिव खांसी, बलगम आ रहा है, उनके कई कारण हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक खांसी हुई तो बस एंटीबायोटिक से ठीक होएगी वो, तो आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं कि भाई अभी शॉर्ट ऑनसेट हुआ है तो वायरल तो नहीं है, या फिर 3-4 सप्ताह, जैसे टीबी के मरीज हमारे पास आते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने रिपीटेड कोर्स लेके, लेकिन टीबी की दवाई नहीं चल रही होती, चेकअप भी नहीं कराया होता, एक्सरे देखते हैं तो आधा लंग्स में प्रॉब्लम,
या कई बार दोनों में इन्फेक्शन आ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। तो आप अननेसेसरी इतना कोर्स लेके उस पर भी एक्सपेंस खर्चा कर ही रहे हैं, तो बेस्ट है कि एक आध स्पूटम की जांच और एक सिंपल एक्सरे से काफ़ी कुछ पता पड़ जाता है अपने को। अब शुरुआत में अगर पता पड़ जाए कि इन्फेक्शन है, उसको जल्दी ट्रीट कर लेंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, और एक आध दवाई से जो ठीक होता है फिर वो बाद में जब बीमारी बढ़ जाती है तो अपने को 4-5 दवाई लेनी पड़ती है। तो अब जैसे अस्थमा या एलर्जी खांसी है, वो आपकी इनहेलेशन थेरापी के अलावा जाएगी ही नहीं, क्योंकि ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी है, अंदर सिकुड़न आ रही है, उसको अपने को कम करना है। जब वो सिकुड़न इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और ब्रोंको डायलेट हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे वो, तो उसमें इनहेलेशन थेरापी जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा पेशेंट्स या कोई भी सीओपीडी या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ में, उसमें लोगों में हमने ये देखा है भ्रांति है कि आदत तो नहीं पड़ जाएगी इनहेलेशन थेरापी। तो उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस, अगर आपको कोई अस्थमा, एलर्जी, सांस संबंधित बीमारियाँ जो अस्थमा रिलेटेड है, उसमें मेन दवाई आप इनहेलेशन थेरापी है, उसमें इंट्रा ICS आते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वही इंट्रानेजल स्टीरॉइड्स की तरह डोजेज माइक्रोग्राम में होती है, मिनिमम डोज होती है। और जहाँ टारगेट थेरापी, जैसे आपको डालना है लंग्स के एयरवेज के अंदर जो दवाई, तो वो सीधी अंदर जाएगी अपने, और वहाँ जो भी सिकुड़न है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन है, उसको धीरे धीरे कम करेगी, तो आपको राहत मिलेगी। आप दवाइयाँ लेंगे, पेट से लीवर में जाएगी, लीवर से हार्ट में जाएगी, फिर लंग्स में पहुँचेगी, और मिलीग्राम में होती है वो, तो हर जगह साइड इफेक्ट करती हुई लास्ट में पहुँचेंगी जहाँ मेन रिक्वायरमेंट है अपने को। और इनहेलेशन थेरापी डायरेक्ट लंग्स में जा रही है, अंदर एयरवेज में, तो और मिनिमम साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। वो भी हम जो टेक्निक अगर आप प्रॉपर लोगे तो नहीं होंगे। तो उसमें एक तो टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए इनहेलेशन थेरापी, क्योंकि इनहेलेशन थेरापी पे भी हमने देखा है ले रहे हैं लोग, लेकिन गलत टेक्निक से। तो अगर टेक्निक अगर सुधार ली जाए, इनहेलेशन लेने के बाद गार्गल्स अच्छे कर ली जाए पानी के, मुंह के गरारे, तो आप बिल्कुल सेफ थेरापी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस वो है कि कुल्ला नहीं करते तो गले में थोड़ा खराबी आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, तो वो लोग गार्गल्स इनहेलेशन थेरापी लेने के बाद नहीं करते, जो हमने ओपीडी में चेक करते हैं हम। तो टेक्निक आप एक बार अपने चिकित्सक से समझ लीजिए प्रॉपर्ली, और उसको आप रेगुलरली अपने पास रखिए। अगर चिकित्सक कह रहा है कि भाई इतने टाइम लेना है तो लीजिए, फिर उनको दिखाइए, और नहीं भी दिखा रहे हैं तो दवाई एकदम से बंद मत करिए। अपन क्या होता है, ठीक हुई खांसी बंद कर दी, फिर 10 दिन बाद सर वापस बढ़ गई मेरे को, तो वो क्या करते हैं, जैसे ठीक होता है, इनहेलेशन थेरापी इतनी अच्छी है कि भाई टारगेट थेरापी डायरेक्ट अंदर फेफड़ों में जाती है और वहाँ सिकुड़न को कम करने लग जाती है धीरे धीरे। तो कई बार तो 3-4 दिन में इतना आराम आ जाता है मरीजों को कि यार बिल्कुल ऐसा लगता है खांसी थी ही नहीं। पर वहाँ आपको ज़रूरत है कि दवाई को धीरे धीरे कम करें, एकदम से बंद ना करें, क्योंकि वो 10-15 दिन वापस होती है, फिर वो बार बार होती रहती है उनको। तो हम मरीजों को ये सलाह देते हैं कि एक बार अगर अस्थमेटिक हैं तो आप प्रॉपर इलाज करिए और उसको कंट्रोल में रखिए अपने अस्थमा को। और इनहेलेशन थेरापी के साइड इफेक्ट्स ना के बारे में दिमाग में बिल्कुल नहीं जाती है। जो आदत बनने का वो सवाल है, वो कोई निकोटिन प्रोडक्ट्स या कोडीन अगर अपन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, कोडीन युक्त कई बार कफ सिरप्स आते हैं, तो वो दिमाग पे असर डाल सकती है। बट ये इनहेल्ड स्टीरॉइड्स होते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से, वो उनका वहीं पे टारगेट थेरापी लोकल एरिया पे असर रहता है और वहीं ख़त्म हो जाती है। और जो मुंह में होती हुई जाती है, अंदर 30%-40% डिपोजिशन होता है, बाकी मुंह में ही रहती है दवाइयाँ, तो उसको आप गार्गल्स करके बाहर निकाल दीजिए तुरंत, तो वो साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये है कि एक बार इटियोलॉजिकल, बस ये है कि बीमारी का पता करके उसका इलाज करें कि भाई खांसी का कारण क्या है मेरी। कफ सिरप लेते रहेंगे, एंटीबायोटिक लेते रहेंगे, बीमारी बढ़ती जाएगी, फिर बाद में पता पड़ेगा दूसरी बीमारी निकली। डॉक्टर लुहाड़िया, थोड़ी सी बात इनहेलेशन की भी करते हैं। कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने स्टीम लेना शुरू किया। ये बताएं कि स्टीम लेना, और अब कई लोगों को जैसे सामान्य खांसी जुकाम भी होता है तो वो उनको कुछ लोग सुझाव देते हैं या खुद ही अपने लेवल पर स्टीम लेते हैं। ये स्टीम लेना ऐसे मामलों में कितना सही है और कितना? देखिए, जब सिम्टम्स बढ़ते हैं तो एक्यूट ऑनसेट में लेना चाहिए आपको स्टीम इनहेलेशन, भाप, गर्म पानी की भाप, क्योंकि ओरल कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, थ्रोट भी रेड कंजेस्टेड होता है, गले में दर्द भी होता है, तो उस समय ठीक रहता है। ये 5-7 दिन अपन 10 दिन लिया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती है आजकल कैप्सूल फॉर्म में, उसको पानी में डाल के आप भाप ले लीजिए। पर भाप लेते ही जैसे विक्स के अपन लेते हैं तो तुरंत बाहर मत लिखिए हवा में, क्योंकि अपन गर्म टेम्परेचर पूरा गर्म करते हैं, हॉट ये लेते हैं गार्गल्स, और तुरंत हवा में निकल जाते हैं, तो वो टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है, तो आप उल्टा खांसी बढ़ जाती है लोगों की। लोग कहते हैं सर भाप लेती बढ़ जाती है। हम पूछते हैं आप गए थे बाहर? बोले हाँ सर, बस करके मैं तो निकल गया। तो वो टेम्परेचर का सडन वेरिएशन होता है। एक तो आपने हॉट स्टीम इनहेलेशन लिया और तुरंत ठंडे एनवायरनमेंट में चले गए, तो आप लेते ही थोड़ी देर रूम में रहिए अपने, ताकि टेम्परेचर वापस मेंटेन होने दीजिए। और एक खाना खाते मत लीजिए, नहीं तो वॉमिट का सेंसेशन होता है कि भाई ये लोग खाना खाते स्टीम ले लेते हैं गर्म भाप, तो वो वॉमिट में निकल जाता है कुछ। तो एक तो स्टीम लेने का तरीका होना चाहिए कि भाई आराम से रूम में बैठ के लीजिए सुबह शाम। पर अब यह है कि नहीं है बीमारी, पहले ठीक है कोविड था तो लोग कर रहे थे, पर अब इतना भी नहीं करिए कि ओरल कमेंसल्स डिस्ट्रॉय हो जाए आपके नॉर्मल, क्योंकि अपनी देखिए इम्यूनिटी नेजल से शुरू होती है, बैरियर्स नाक से है, मुंह में भी ओरल अपने इम्यूनिटी बैरियर्स होते हैं। तो आप ज़्यादा गर्म पानी की भाप लेंगे तो सुरक्षा चक्र को तोड़ेंगे कि भाई कईयों के छाले पड़ जाते हैं, भाई इतनी भाप ली है, इतनी स्टीम इनहेलेशन लिया है कि भाई छाले पड़ गए। तो ओरल कमेंसल्स होते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में,
वो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, तो वो बढ़ाते हैं। तो अपन ज़्यादा अननेसेसरी भाप लेंगे तो उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अननेसेसरी अपनी सुरक्षा चक्र को आप तोड़ रहे हैं। तो वो भी मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि अननेसेसरी आप भाप लिए जाएँ। ठीक है, कोविड में उस समय था, डर भी था, बट अभी ऑल लोग वैक्सीनेटेड हैं, कंट्रोल्ड हैं। बट हाँ, सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस टाइम शॉर्ट कोर्स आप जरूर ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कैंसर केयर क्लिनिक, 215 कनॉट प्लेस, शोभागपुरा सर्कल के पास, उदयपुर। ये रेडियो लेक सिटी है, फिट उदयपुर में बातें हो रही है श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल लुहाड़िया से। डॉक्टर लुहाड़िया, थोड़ी सी कफ सिरप की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग उसे लेते हैं और उस वक्त उनको कुछ राहत मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, और कुछ को तो ये मान के चलिए कि इसकी आदत ही हो जाती है, कुछ को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, कुछ को ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कफ सिरप क्या लिए जाने चाहिए? क्या ये प्रभावी हैं और क्या इनकी भी आदत हो सकती है? देखिए, 2-3 तरह के कफ सिरप आते हैं। कोडिन में, कईयों में कोडिन मिला हुआ भी होता है, तो उसकी आदत पड़ सकती है कि भाई अपन कफ सप्रेस करता है। वो एक्चुअली सेंट्रली रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है ब्रेन में, वहाँ वर्क करता है, वो एक्ट करता है। तो कोडिन हम SOS रखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग कफ हो तो उसमें आप SOS रखिए कि भाई ठीक है, ले लिया, एक टेम्परेरी आराम आ गया। बट वो फिर उसका इटियोलॉजी आपने डायग्नोस नहीं करा और आप दबा रहे हैं कफ को, कफ सप्रेस कर रहे हैं, कारण नहीं पता अपने को। हर बार खांसी होगी, सप्रेस कर लेंगे, थोड़ी देर सप्रेस रहेगा, फिर आएगा, तो अननेसेसरी आदत पड़ जाएगी फिर कोडिन लेने की। तो वो जनरली अवॉइड करना चाहिए अपने को। और दूसरा कि भाई कफ सिरप, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अस्थमा के बीमारी में कफ सिरप का कोई रोल नहीं है, आराम आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी है, एयरवे स्वेलिंग हो रही, कफ रिसेप्टर वहाँ एक्टिवेटेड पड़े हैं आपके, वहाँ पे एक ही दवाई जाएगी, इनहेलेशन थेरेपी। हाँ, अगर वो मरीज कहता है कि कफ निकालने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा बहुत म्यूकोलाइटिक कफ सिरप्स आते हैं कि 4-5 दिन आप निकालने के लिए दे दें ताकि उसका थोड़ा कंजेशन रिलीव हो जाए। बाकी तो जैसे वो इनहेलेशन लेगा, आपके एयरवे स्वेलिंग कम हुई, एयरवे डायलेट होंगे, अपने आप उसको गुड फील आ जाएगा कि भाई मेरे सीने में जकड़न थी, कंजेशन था, वो सिकुड़न के कारण। वो ये कहता है कफ जमा हो गया सर मेरे अंदर, कफ नहीं जमा हुआ है, आपके एयरवे में स्वेलिंग आके सिकुड़ गए हैं, वो आपको आवाज़ आने लगी अंदर, क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो वो निकल नहीं पा रही है, तो वीजिंग विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो गई। तो आप इनहेलेशन लेंगे, वो अपने आप स्वेलिंग चली जाएगी, धीरे धीरे ब्रोंको डायलिटेशन हो जाएगा। तो कफ सिरप एक लिमिटेड रोल है कि ठीक है, म्यूकोलाइटिक कफ सिरप्स आते हैं, कफ निकल नहीं रहा है, या चिकना कफ आ रहा है, स्टिकी कफ आ रहा है, तो 4-5 दिन में आप उसको निकलवा सकते हैं कि भाई म्यूकोलाइसिस करके अंदर उसको पिघला देगा और कफ निकल जाएगा, तो पेशेंट को एक थोड़ा राहत मिल जाएगी। बट अगेन, इनहेलेशन को अवॉइड मत करिए। अपन क्या होता है, आम फीलिंग है, इनहेलेशन लास्ट में लेंगे, कफ सिरप पहले लेंगे, तो आप बीमारी को तो डील ही नहीं कर रहे, आप बस कफ को निकलने का वो कर रहे हैं। कफ तो बन रहा है अंदर, और एयरवे स्वेलिंग जो इन्फ्लेमेशन होकर सूजन है वो तो वहीं के वहीं पड़ी है। तो मेन दवाई आप वो लीजिए, जैसे टीबी होता है तो टीबी की दवाई से वो मिटेगा कफ। अपन कफ सिरप कितने ही लेते रहें, जब तक बीमारी का इलाज नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो कफ का कारण पता होना चाहिए कि अपने को उस बीमारी को इलाज करेंगे तो वो कफ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें च्यूएबल टैबलेट्स की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग, खांसी आती है, हल्की गले में हरारत होती है तो किसी किस्म की गोली एक मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, उसमें मिंट या कुछ चीज़ें होती होंगी, ये भी क्या प्रभावी हैं और क्या इनके भी नुकसान हुआ करते हैं? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के भी कफ लॉजेंजेस आते हैं आजकल, वो टेम्पररी अपन रख सकते हैं मुंह में। च्यूएबल टैबलेट्स होती है, उसकी इतनी डोज भी ज़्यादा नहीं होती है कि भाई ठीक है, बट अगेन मेन बीमारी को इलाज करके आप टेम्पररी रख सकते हैं। उसमें कोडिन नहीं होता है तो वो थोड़ा सेफ़ है, बजाय कि आप कोडिन की टैबलेट्स ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं अगर लॉन्ग टर्म लिए जाए। बाकी जो कफ लॉजेंजेस कहते हैं हम इनको, वो टेम्पररी आप जेब में रख सकते हैं कि भाई कहीं बाहर हैं, अपन जा रहे हैं, भाई ज़्यादा खांसी आ रही है, बट कारण पता होना चाहिए अपने को। जैसे अस्थमा का अगर पेशेंट है तो हम कहते हैं कि बाहर जाओगे, इनहेलेशन साथ में रखो, बस आपको जब भी खांसी या ज़्यादा लग रहा हो इनहेलेशन की डोज बढ़ा दो, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कफ लॉजेंजेस सेकेंडरी है कि ठीक है, अपन कफ सिरप लेते हैं या एंटीहिस्टामिनिक या थोड़ी बहुत दवाइयाँ आती है उसकी, वो अपन साथ में रख सकते हैं, कफ लॉजेंजेस भी रख सकते हैं, बट वो कोडिन वाला ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या, रेस्पिरेटरी कफ सप्रेसेंट है वो, तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर रहा है वो, तो अननेसेसरी वहाँ से आप, ये ठीक तो लग रहा है आपको कि भाई सेंटर डिप्रेस होकर कफ रुक गया थोड़ी देर के लिए, कफ रिफ्लेक्स शांत हो गया, बट लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको आदत पड़ेगी और फिर थोड़े उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे उसमें। डॉक्टर लुहाड़िया, आपकी बात का ये अर्थ निकालें कि किसी भी व्यक्ति को खांसी है तो उसे वे गंभीरता से लें। हाँ जी बिल्कुल, अगर एक आध दिन है ठीक है निकाल लें, पर 7, 8, 10 दिन, महीना निकाल लेते हैं वो गलत है। फिर बीमारी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली देखिए दवाइयाँ भी ज़्यादा लेनी पड़ती है, और फिर वो जो एक आध दवाई से ठीक होता है वो कई बार दवाइयाँ काम नहीं करती है। तो अब सिंपल है कि भाई अगर आपको पता है अपनी बीमारी क्या है, जैसे अस्थमा, एलर्जी है, तो ठीक है, उसमें पता है उनको दवाइयाँ ये लेनी है मेरे को जब भी होना है, तो वो अपने आप शुरू कर देते हैं। बट फर्स्ट टाइम है या फिर ठीक ही नहीं हो रहा है और आप इसको बढ़ाए जा रहे हैं 2-3 महीने, 6-6 महीने तक कई बार मरीज हमारे को हिस्ट्री देते हैं, तो वो गलत है। एक बार आप चिकित्सक से मिलके एक बार प्रॉपर खांसी का इलाज करा लीजिए, ताकि आपके अगर शुरुआती दौर में है तो जल्दी ठीक हो जाएगी बीमारी आपकी। अननेसेसरी बढ़ाएंगे तो लंबा इलाज चलेगा उसमें। जैसे टीबी की भी
इनिशियल स्टेज पार हो जाती है, फिर ड्रग रेजिस्टेंट केसेस आने लग गए हैं आजकल। तो आप शुरू में इलाज करा लीजिए कि भाई साधारण टीबी है 6-8 महीने में ठीक हो जाती है। अब वो ड्रग रेजिस्टेंट धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे तो बैक्टीरिया ऐसे हो जाते हैं रेजिस्टेंट, तो उसका फिर आजकल 1 साल 2 साल तक का भी इलाज चलता है। तो वो बीमारी को आप शुरू में बढ़ने मत दीजिए, जैसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं, एक बार लक्षण आ रहे हैं, उसको चेकअप करा के इलाज करा लीजिए। डॉक्टर लोहाड़िया, फ्लू का भी बहुत इन दिनों चलन आता है, ख़ास तौर पर सर्दी में आपके पास बहुत सारे रोगी आते होंगे। बताएं कि ये फ्लू की परेशानी क्या है और इसके क्या इलाज है। हाँ, देखिए फ्लू के सिम्टम्स भी ये एलर्जी अस्थमा से मिलते जुलते हैं, तो इसको भी एक तो डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इस सीज़न बदलता है, इस टाइम हम कहते हैं फ्लू हो गया है, तो उसमें वही खांसी, जुकाम, नाक से पानी, छींके आना। स्वाइन फ्लू भी जैसे पहले आता था कॉमन है, इस साल या 2 साल से तो अभी कोविड को भी एक तरह से फ्लू ही कहा गया। कोविड को भी एक तरह से फ्लू है, तो कोविड भी अभी ये सब कंट्रोल में है, बट फिर भी खांसी, जुकाम या आम मौसमी बीमारियां कहते हैं इनको हम, तो ये कॉमन है, काफ़ी लोगों में होता है। 5-7 दिन की हिस्ट्री होती है, शॉर्ट हिस्ट्री, ठीक भी हो जाते हैं ये। पर इसमें यह है कि अगर आपकी पुरानी कोई बीमारी है तो फ्लू उसको बढ़ा सकता है। जैसे अस्थमा आपका कंट्रोल है, फ्लू हो गया आपको, कोल्ड कफ या वायरल फीवर, वो अस्थमा को बढ़ा देगा। सीओपीडी है वो उसको बढ़ा देगा। ब्रोंकिएक्टेसिस है वो उसको बढ़ा देगा। तो कोई भी लंग्स की या कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक जो इनको बीमारियां हैं, उनको फ्लू अगर होता है तो वो सिम्टम्स एक्सरबेट उस बीमारी के भी कर देता है फ्लू के साथ। जैसे अस्थमा का अटैक आ जाता है, कॉमन फ्लू हुआ, खांसी जुकाम के साथ अटैक आ गया अस्थमा को, तो वो भी जब क्रोनिक बीमारियां हैं तो उनको भी इससे सावधान रहना चाहिए। भाई फ्लू का सीज़न चल रहा है तो इसमें हम सावधानियां रखें कुछ। एक मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि क्रोनिक लंग डिजीज़ है या फिर क्रोनिक हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक्स है, उसमें फ्लू के टीके आते हैं। उसमें जब ये पर्टिकुलर वेदर चेंज होता है तो हर साल एक एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इंडिकेटेड है, गाइडलाइंस में भी आ गया है अभी कि भाई साल में एक इनको टीका लगा लेना चाहिए, जिससे कि क्या होता है जैसे फ्लू के सिम्टम्स आते हैं तो वो एक थोड़ा बहुत सुरक्षा चक्र बन जाता है, तो उनकी ओरिजिनल बीमारी जो है वो एक्सरबेट कम होती है। तो फ्लू का एक वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं, वो साल में अगर लगाया जाए तो काफ़ी हद तक अपन कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, फीवर, इन सिम्टम्स को कंट्रोल रख सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस माह में ये टीके लगते हैं, एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये अस्थमा में भी गाइडलाइंस में है, सीओपीडी में भी है, क्रोनिक लंग डिजीजेस की गाइडलाइंस में आ गया है कि भाई एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक लेना चाहिए। कोविड के टीके तो ऑफकोर्स सबको लगाना ही है और सबके ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा कवर हो गया है ये। अगले साल क्या करना है वो गाइडलाइंस में आ जाएगा। तो वो अलग बीमारी है, पर ये फ्लू तो काफ़ी टाइम से चल रहा है तो इसका टीके भी काफ़ी पुराने हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक लगाएंगे तो काफ़ी हद तक हम फ्लू के सिम्टम्स को, मौसमी बीमारियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। बाकी नियमित प्राणायाम करिए, आप मुंह में पानी भर के नहाइए। लोहाड़िया, थोड़ी सी फ्लू के वैक्सीन की बात करते हैं, ये कब लगाया जा सकता है? यानी एक नवजात शिशु को लगेगा या साल भर के बच्चे को लगेगा या 40 साल की उम्र तक लगेगा? इसमें उम्र की क्या सीमा है? कब तक लगाया जा सकता है और कब से लगाया जा सकता है? देखिए बच्चों के में तो पीडियाट्रिक शेड्यूल में है वैक्सीनेशन, 6 महीने पे लगता है, दो टीके 1 साल थोड़ा गैप में लगता है। 3 साल के ऊपर आपकी इच्छा पे है कि अगर आपको सिम्टम्स है या पेरेंट्स चाहें तो लगवा सकते हैं। 3 साल के ऊपर फुल डोज लगती है। साल में एक है जब वेदर चेंज होता है, जैसे हर साल फ्लू का WHO डिक्लेयर करता है स्ट्रेन की भाई नई स्ट्रेन आई है या नहीं आई है। जैसे इस बार चेंजेस आए हैं स्ट्रेन में, तो वो मार्च, अप्रैल, मई में WHO डिक्लेयर करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर अगस्त, सितंबर में ये मार्केट में आता है ये टीका। तो बेस्ट टाइम है आपको सीज़न के पहले, जैसे अगस्त, सितंबर, मौसम बदल रहा है, दिवाली आने वाली है, उस समय सिम्टम्स पड़ते हैं। ये कार्यक्रम सुनने वाले लोग तो अगस्त, सितंबर चूक गए, वो क्या करें? नहीं, वो लगा सकते हैं, ऑनगोइंग सीज़न है, आप ऑनगोइंग सीज़न में कभी भी लगाइए। देखिए आउटब्रेक कभी भी कुछ होता है तो आप उस समय भी लगा सकते हैं, तो कभी भी है, जनवरी फरवरी तक भी लग सकता है, फिर उसको 6-8 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। पर अगस्त सितंबर में होगा तो आपका साल का हो जाएगा कि भाई ठीक है अगस्त सितंबर लगाया, अब एवरी ईयर अपन अगस्त सितंबर लगाएंगे। तो उस समय क्या होता है, जैसे आपका दिवाली आया, सीज़न आया, काफ़ी पेशेंट्स हमने भी जिनके लगाए हैं उनका हम एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं धीरे धीरे, तो ये बता रहे हैं कि सर हमको जो पहले एक्सरबेशंस होते थे, हम 10 बार बीमार रहते थे, अब 5 बार ही रहने लग गए। और कईयों के तो ये हो गया बस वो दवाई भी मिनिमल हो गई, वो ये कहते हैं कि सर वो फ्लू का टीका लगवाना है हमको तो साल में। तो ये काफ़ी अच्छा है। और जीना या गोल्ड जो भी अस्थमा की गाइडलाइंस है उसमें भी लिखा हुआ है कि एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इनके लगना चाहिए, तो काफ़ी हद तक अपन नॉर्मल, क्योंकि क्या होता है देखिए कोई भी अटैक, वायरल एक्सरबेशन मोस्ट कॉमन कारण है अस्थमा अटैक का। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, अस्थमा वालों के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, एक्सरबेशन को रोकना है कि सिम्टम्स ना बढ़े। तो उनके लिए क्या है भाई, बीमारी परमानेंट है, ठीक है दवाएं ले रहे हैं, पर उससे सुरक्षा चक्र अपन थोड़े बहुत वैक्सीन जो अवेलेबल हैं पुराने, उसको अपन लगा के थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो वो है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन साल में एक लग जाए। निमोकोकल वैक्सीन्स भी आता है ओल्ड एज के लिए, डायबिटिक्स के लिए, या फिर सीओपीडी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अलग वैक्सीन्स आता है। तो अपनी चिकित्सक की राय पे आप अपने लंग्स की जो वैक्सीनेशन है,
जो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे, वो अपन राय लेके लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन के बारे में आपने बताया कि 3 साल की उम्र से के बाद में लगाया जा सकता है इच्छा नहीं, अनुसार। 6 महीने से 3 साल 0.25 ml है इसकी डोज, और 3 साल के ऊपर फुल डोज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगता है, वो डेल्टॉइड या फिर थाई पे बच्चों के जो लगता है, और बड़ों के डेल्टॉइड पे लगता है इंट्रामस्कुलरली। तो 3 साल के बाद इसकी कोई अपर एज लिमिट भी है, यानी इस साल की उम्र तक ही व्यक्ति लगाए, या जब तक वो जिंदा है तब तक लगाते रहें हर साल? नहीं, एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन देखिए नॉर्मल आदमी को तो इतना इंडिकेटेड नहीं है। हाँ, आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे एलर्जिक बच्चा है तो उसमें लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पीडियाट्रिशियन की राय लेके आप साल में 1 लगा सकते हैं। और ओल्ड एज है 65 के ऊपर, तो अभी यह है कि सबको वैक्सीनेशन गाइडलाइंस आ गया है कि निमोकोकल वैक्सीन भी गाइडलाइंस में आ गया है कि लगना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज डायबिटिक्स पेशेंट्स है, कार्डियक पेशेंट है, उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, तो दूसरा इन्फेक्शन होता है तो ये बीमारियाँ भी बढ़ जाती है। तो उनको पर है नॉर्मल ग्रुप के लिए आपकी इच्छा है तो लगवाएं, नहीं तो नहीं। बट एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, अस्थमेटिक्स हैं, या फिर कोई बीमारी हो ऐसी क्रोनिक जो बार बार रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम देती है आपको, कि भाई मेरे को हर बार खांसी जुकाम होता रहता है, कोई सा भी कुछ भी होता है मेरे सबसे पहले होता है, तो उसमें आप एक बार लगा के देख सकते हैं अगला साल कैसा निकलता है। 2-3 साल में बूस्टर इम्यूनिटी मिलती जाती है उसमें। बट ये है कि हर साल स्ट्रेन चेंज होता है तो वो डिक्लेयर होता है, तो वो स्ट्रेन नया आता है तो उसका फिर नया टीका, क्योंकि इसमें 6-8-10 महीने तक आपको इम्यूनिटी प्रोटेक्शन देता है ये टीका। कॉमन टीका है, फ्लू का टीका, तो ये अपन लगवा सकते हैं कि नॉर्मल मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए भी लगाया जा सकता है। डॉक्टर लोहाड़िया, थोड़ी सी जो बाहर से ली हुई खांसी है उसका जिक्र भी ज़रूरी है जब खांसी की बात होती है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, ख़ास तौर पर गांव में जो लोग बीड़ियां बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनकी एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा हो गई, 2, 4, 5, 10 बंडल पी जाते हैं। वहाँ तो ये है कि किसी फंक्शन में गए, किसी की मृत्यु हो गई, शादी हो गई, सगाई हो गई, तो भी बीड़ियों के बंडल पड़े रहते हैं, आप आइए पीजिए। और कुछ लोग शराब या दूसरे नशे भी करते हैं, इन्हें खांसियाँ हुआ करती है, और ये कई लोग स्मोकर्स कफ भी शायद इसे कहते हैं। जी हाँ। ये बताएं कि ये जो बाहर से लिया गया कफ है, खांसी है, ये कितनी घातक है और क्या इसका कोई इलाज भी है? जी हाँ, देखिए धूम्रपान से क्या होता है, परमानेंट धीरे धीरे डिपोजिशन होता है अंदर निकोटीन और जो भी अपन प्रोडक्ट लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल म्यूकोसल में जो होते हैं वो डैमेज शुरू होने लगते हैं। अस्थमा है आपको, ठीक है, कंट्रोलेबल है, इनहेलेशन से ठीक हो जाता है, पर अस्थमा धीरे धीरे अगर आप इन फैक्टर्स को एक्सपोजर बढ़ाएंगे धूम्रपान, तो ये सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये दमा का एक घातक रूप है थोड़ा, कि भाई इसमें परमानेंट हो गई है आपकी डैमेज और परमानेंट नैरोइंग हो गई है, तो उसमें सांस की नली खुलेगी या नहीं खुलेगी वो नहीं कह सकते, कि नैरोइंग कितनी हो गई है वो एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है, वो हम करके देखते हैं। तो स्मोक अगर आप रखेंगे अंदर, तो अंदर डिपोजिशन हो रहा है, उसमें म्यूकोसल डैमेज हो रहा है आपके। अस्थमा में इतना नहीं है, ठीक है, म्यूकोसल रिमॉडलिंग ठीक होता है, ठीक हो जाता है, फिर वापस दवाई लेता है, बंद कर देता है, पर उसको भी हम खैर सलाह तो ये देते हैं कि बंद ना करें, पर वो इतना घातक नहीं। अगर वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो गया है तो वो उसको आप घातक दमाएं, वो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ये, लंग्स में परमानेंट डैमेज हो गया और एयरवे नैरोइंग हो गई है, और धीरे धीरे उम्र के साथ ही बढ़ता है। फिर वो अननेसेसरी आदमी चलने फिरने में प्रॉब्लम आता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल थेरापी, रिपीटेड एडमिशन्स होने लग जाते हैं। तो वहाँ हम पहला हिस्ट्री यही पूछते हैं, सांस का कोई भी मरीज ओल्ड एज में आता है या फिर आजकल यंग टीनेजर्स में भी स्मोकिंग काफ़ी शौकिया बढ़ रहा है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि ये शौक एक दिन आदत बन जाएगा आपका, क्योंकि निकोटिन देखिए ब्रेन में जा रहा है और वो लेवल इतना आ जाएगा कि आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। फिर कई पेरेंट्स परेशान होते हैं कि सर अब छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर उसको निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी देते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजते हैं हम। तो वो उस शौक को ऐसा ना बनाएं कि भाई आदत ही पड़ जाएगी, और धीरे धीरे पड़ जाती है वो। आज 1 से शुरू करिए बीड़ी सिगरेट आपने, कल 5 करेंगे, फिर 10, फिर 15, फिर पूरा बंडल लेने लग जाएंगे। अननेसेसरी हार्म आप ही कर रहे हैं। अभी टीबी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सीओपीडी के बढ़ रहे हैं, कैंसर के बढ़ रहे हैं, तो ये सब इन चीज़ों से आप रेस्पिरेटरी म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को कमज़ोर कर रहे हैं। आप सारी चीज़ें आपकी म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को, कोविड में भी शुरू में स्टडी आई थी कि धूम्रपान वालों में हो रहा है, क्योंकि म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर है, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो वो तबाही ज़्यादा मचाएगा अंदर। नॉर्मल आदमी लड़ लेता है कि इम्यूनिटी अच्छी है, रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है अपन लोगों का, आधी बीमारियां अपन ऐसे ही लड़ लेते हैं, घर पे ठीक हो जाते हैं। पर जिनका कमज़ोर है या ओल्ड एज, जिनको बीमारियां हैं और धूम्रपान, इवन कई आप मानेंगे नहीं, पेशेंट आ रहा है उनको इनहेलेशन हमने बता दिया, इतनी ताकत है फेफड़े की, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अगली बार आते हैं नहीं सर बीड़ी तो बंद नहीं हो पा रही। तो आप आग में पेट्रोल भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, एक तरफ से दवाई ले रहे हैं और एक तरफ से बीड़ी पी रहे हैं, तो फिर आग बढ़ेगी ना। तो उसमें अब मैं यही राय दूंगा कि धूम्रपान से बचें आप जहाँ तक हो सकते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं, आपके बच्चे को पासे स्मोकिंग मिल रहा है, सेकंड हैंड स्मोक जिसको हम कहते हैं, घर में आप कर रहे हैं तो धुआं घर में, बच्चे को भले ही बच्चा नहीं कर रहा है पर उसको इनहेलेशन तो कर रहा है वो घर में। तो ये चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे भी अब ये सब चीज़ें एग्जागरेट करती है आपकी अस्थमा को, सीओपीडी को, रेस्पिरेटरी, क्योंकि सांस संबंधित बीमारियाँ देखिए ग्राफ बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है,
स्मोकिंग बढ़ रही है, फिर गाँवों में हम एडवाइस करते हैं कि भाई गैस पे ज़्यादा काम करें, चूल्हा स्मोक है अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिर डायरेक्ट धुआं जाता है अंदर, दमा बढ़ता है उसमें। फिर भी अवॉइड नहीं करते, हम कहते हैं कपड़ा लगा के थोड़ा डायरेक्ट एक्सपोजर मत लीजिए धुआं का। तो ये सब चीज़ें हैं कि धूम्रपान, धूल, धुआं, मिट्टी, इससे बचाव जितना हो सके आप करिए, अपनी सेहत ठीक रहेगी तो रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहेगा, तो आधी बीमारियां आप बाहर से टाटा बाय बाय कर देंगे उनको। ये रेडियो लेक सिटी है फिट उदयपुर में हमारे मेहमान श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल लोहाड़िया। डॉक्टर लोहाड़िया, बहुत सारी परेशानियां होती है लोगों को, नाक संबंधी खांसी आती है, ज़ुकाम है, एलर्जी है, श्वास संबंधी दिक्कतें आती हैं। हालांकि गंभीर समस्याओं को चलते हुए तो आप तक आना पड़ता है, लेकिन क्या कुछ टिप्स ऐसे देंगे जिससे आपका श्वसन तंत्र आमतौर पर स्वस्थ बना रहे? जी हाँ, देखिए, एक तो नियमित व्यायाम करिए, सिंपल 5-10 मिनट भी आप प्राणायाम करेंगे सुबह, कपालभाति, अनुलोम विलोम। नाक बंद हो तो अनुलोम विलोम ना करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन अंदर बढ़ जाता है। सिंपल, अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं या फिर आपकी कंट्रोल्ड बीमारी या रूटीन में भी आप प्राणायाम नियमित करिए, संतुलित आहार लीजिए, बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, अच्छे जो भी फलाहार हैं जो मौसमी हैं उसमें आप लीजिए, तो आधी बीमारियां आप कंट्रोल में कर लेंगे। फिर वैक्सीनेशन का मैंने बताया कि फ्लू वैक्सीनेशन, अगर आप हाई रिस्क केस हैं या फिर आपको एलर्जिक सिम्टम्स है या कार्डियक पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं या क्रोनिक लंग बीमारी हो, ओल्ड एज हैं, तो आप फ्लू वैक्सीनेशन साल में एक अपने चिकित्सक की राय पे मिलके ले सकते हैं। और चौथा, अगर आपको सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो खुद इलाज मत करिए या फिर जाके मेडिकल स्टोर से अपन डायरेक्ट दवाइयाँ नहीं लीजिए, एंटीबायोटिक खास करके। तो एक बार चिकित्सक से राय ले लीजिए कि भाई नॉर्मल कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि भाई जिसकी दवाइयाँ अलग हो, या फिर अपन डील कर रहे हैं एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं और बीमारी कोई दूसरी निकली, तो अननेसेसरी बीमारी बढ़ेगी तो फिर दिक्कतें आएगी हम लोगों को भी। फिर ज़्यादा बीमारी अगर बढ़ जाती है तो फिर उसमें जांच भी करानी पड़ती है कि भाई टेस्ट करा लेते हैं, फिर अपन बीमारी का कारण पता पड़ जाएगा। तो ये है कि सिंपल, अगर खांसी नहीं मिट रही है, 7-8-10 दिन हो गए, तो एक सिंपल एक्सरे से काफ़ी कुछ पता पड़ जाता है। और अस्थमा एलर्जी है तो स्पायरोमेट्री टेस्टिंग से आप अपने लंग्स की फंक्शंस कैपेसिटी देख सकते हैं कि भाई सिकुड़न तो नहीं हो रही है, और उसके हिसाब से अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो 2-3 दवाई में ठीक हो जाता है मरीज, और नहीं होता है तो आप खांसी के 15-20 जो भी कारण, इतने कारण है, 10-12 दवाइयाँ ले लेंगे तो भी ठीक नहीं होगा, और अननेसेसरी इतना दवाइयाँ अंदर पेट में जा रही है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बीमारी को पकड़ के इलाज कराइए, नियमित व्यायाम करिए, कसरत करिए, संतुलित आहार लीजिए और स्वस्थ रहिए। बस मैं यही हेल्दी टिप्स देना चाहूँगा कि, और कोविड से अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी गया नहीं है, हालांकि कंट्रोल में है, उसको आप ध्यान में रखिए अभी भी। और कोविड का टीका जैसे जैसे सरकारी गाइडलाइंस आ रही है, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आती है तो उसको फॉलो करिए आप। डॉक्टर अतुल लोहाड़िया, आपका हृदय से आभार।